दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग फिर एक बार एक खास कार्यक्रम के साथ आपके बीच आए हैं और जनचौक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कानून के राज पर भारी बुलडोजर। देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें लग रहा है कभी देश में कानून के राज की कोई जरूरत नहीं है। न तो संविधान की जरूरत है, न संसद की जरूरत है और न ही किसी न्यायालय की जरूरत है। बुलडोजर का जो सिलसिला उत्तर प्रदेश से चला था और लगता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, पिछले जो चुनाव हुए उसमें उस पर मुहर लग गई। जो योगी बुलडोजर के तौर पर पेश किए जा रहे थे वो सिलसिला बीजेपी ने आगे बढ़ाया और मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया। और दिल्ली में जो कल नजारा दिखा है उसमें यह देखा गया कि अब वो बुलडोजर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेश को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सर्वोच्च न्यायपालिका जिसकी नाक के नीचे कल जहांगीरपुरी में जब ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया जा रहा था तो एक आदेश जारी किया। उस आदेश की जारी होने के बाद भी वहां ध्वस्तीकरण का अभियान नहीं रुका। वो तो कहिए कुछ लोग जो वामपंथी नेता हैं और अगर चेहरे के तौर पर चिन्हित किया जाए तो बृंदा करात जो सीपीएम की पोलित ब्यूरो मेंबर है और सीपीआईएमएल के जो राज्य सचिव हैं और इस बीच हमारे पास मौजूद हैं रवि राय, इन दोनों के प्रयास से बुलडोजर रुका और अपने तरीके से कह सकते हैं कि न्यायपालिका की इज्जत बच गई। लेकिन जो बुलडोजर राज है ये क्या दिशा लेगा, कहां तक पहुंचेगा और जहां इस समय पहुंच रहा है इस लेकर जो बातें की जा रही हैं, खासकर मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा कि अगर कोई जो है गलती करता है तो उसको दंडित किया जाएगा और दंडित करने में बुलडोजर से उसके घर गिराने तक की भी कार्रवाई शामिल है। और अब यही कहना बाकी रह गया है कि देश के राजा का जो आदेश है वही कानून। परोक्ष तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने यही कहा है, लेकिन क्या यही सच है? इसी तरह से देश चलेगा? 130 करोड़ की आबादी वाला देश किसी एक राजा के आदेश से चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया है। तो आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच कई मेहमान महत्वपूर्ण लोग हैं जो अलग अलग कहिए तो सत्ता व्यवस्था के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। विजय शंकर सिंह जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं और बहुत दिनों तक इन्होंने शासन का संचालन किया है। कमल कृष्ण राय जी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और इनसे जाने कानून का पक्ष होता है, कहता है पर कानून। और सुप्रीम कोर्ट में इसमें वकालत कर रहे हैं रविंद्र गढ़िया। और इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि हमारे लिए हो जाते हैं रवि राय, जो उस समय मौके पर मौजूद थे जब जहांगीरपुरी में सारी कार्रवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये रुकवा रहे थे। लेकिन शुरुआत करेंगे, हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट में आज फिर एक बार सुनवाई हुई है इस मसले की। वहां क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या आदेश हुए, इस पर जो है जानने के लिए हमको लगता है सबसे पहले हमको रविंद्र गढ़िया जी के पास चलना पड़ेगा। रविंद्र गढ़िया जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? क्या हुआ इसको बताइए, फिर आगे इस पर हम बात करेंगे। जी, अपने अनम्यूट कर लीजिए पहले। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं जहांगीरपुरी के मसले को लेकर के विभिन्न संगठनों लगाई थी, जिसमें ये भी कहना था कि जहांगीरपुरी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले वहां दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था और बीजेपी इसे इस तरह से शोकेस करना चाहती है कि जो भी हमारे मुकाबले में खड़ा होगा और खास तौर पे माइनॉरिटी कम्युनिटी बीजेपी के राज में हमने माइनॉरिटी कम्युनिटी को इस हाल में पहुंचा दिया है कि वो अब हमारे मुकाबले उनके खड़ा होने की हालत नहीं है। इस तरह के पोजीशन को शोकेस करना चाहती है, ऐसा जो है ऑफिशियल प्रयास है लगभग ये। और बिना नोटिस दिए लोगों का डिमोलिशन नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह के कई बातें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं आई थी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसको कहें क्या हुआ, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने योग्य माना, यानी कि
यूं कहें कि प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो सारी बातें हैं और जो भी कही गई हैं, ये कम से कम इतनी जरूरी जान पड़ती है कि सुप्रीम कोर्ट इनको संज्ञान ले और इनका सरकार से जवाब मांगे। तो आज न केवल सरकार से जवाब मांगा गया है कि देखिए ये सारी शिकायतें हमारे सामने लाई गई हैं और इसलिए इस तरह की कार्रवाई को लोग अवैध और असंवैधानिक बता रहे हैं, तो इस पर सरकार अपना जवाब दे। इतना कम से कम इन शिकायतों को जायज सुप्रीम कोर्ट ने आज जरूर माना है। और साथ ही इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि न केवल इन सारी शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब और संज्ञान लेने लायक कम से कम माना है, बल्कि जहांगीरपुरी में सरकार का जिस तरह से प्रयास या डिमोलिशन ड्राइव या जिस तरह से प्रदर्शन सरकारी अमले का चल रहा था कि बुलडोजर और इतना सारा पुलिस वगैरह सारा इंतजाम बिल्कुल डिस्प्ले पे था, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी है और कहा जब तक आगे सुनवाई होगी और कोई आदेश नहीं होगा तब तक ये रोक जारी रहेगी। 15 दिन का समय उनको जवाब देने के लिए दे दिया है। तो इस तरह से देखें तो जो भी शिकायतें सरकार के आज की तारीख में स्थिति यह है कि जो भी शिकायतें इन सरकारी कदमों के खिलाफ या जहांगीर में गवर्नमेंट एक्शन के खिलाफ थी, उनको इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया न केवल वाजिब माना है, न केवल उसका संज्ञान लिया है, बल्कि उन्हें इस स्तर तक वाजिब मांगा है कि सरकार से अपना पक्ष रखने की, सरकार अपना पक्ष रखे इन शिकायतों पर, इसकी जरूरत उच्चतम न्यायालय ने महसूस की है। तो इस लिहाज से हम देखेंगे कि जहां तक पीड़ित पक्ष है या जो भी लोग सरकार के इस तरह के आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, उनके लिए एक राहत की बात फिलहाल आज की तारीख में जरूर। बिल्कुल, रविंद्र गढ़िया जी ने एकदम स्पष्ट तरीके से बोला है। उसमें 3-4 बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं कि वो देखेगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन किया गया है कि नहीं, मतलब कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया है कि नहीं। इसके अलावा अगले आदेश तक पूरा जो है जो ध्वस्तीकरण का अभियान था उस पर रोक लगाई है और एफिडेविट दोनों पक्षों को जमा करने की बात कही है। और इसके अलावा जमाते उलेमाए हिंद के जो याचिका थी उसमें 2 पक्ष थे। दूसरा पक्ष था कि जो विभिन्न राज्यों में डिमोलिशन हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करे। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा कि उस पर रोक लगाई जाए, तो रोक तो नहीं लगाया सीधे सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कहा कि उस पर जो है नोटिस जारी किया है, तीनों राज्यों को नोटिस जारी किया है और केंद्र सरकार को भी उस पर नोटिस जारी किया है। तो आप कह सकते हैं पूरा मामला इसमें सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद करने की बात कही गई है। मैं आऊंगा क्योंकि मामला सीधा जहांगीरपुरी वाले से जुड़ा हुआ है, वहीं से उठा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और उस समय रवि राय जो सीपीआईएमएल के राज्य सचिव हैं दिल्ली स्टेट के, वो वहां मौजूद थे। उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि मामला जो है छोटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक आदेश करता है, वो उस आदेश का पालन होना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट में खुद जो है कपिल सिब्बल के हवाले से जो बात आई और जब आज जज ने पूछा कि जो है आदेश पहुंचा दिया गया था कि नहीं, तो जो वहां वकील थे उन्होंने बताया कि 11 बजे जो इकबाल सिंह है मेयर एमसीडी के, उनके पास पहुंचा दिया गया था और उसके बाद भी डिमोलिशन ध्वस्तीकरण का अभियान जारी रहा, 12-25 तक चलता रहा। तो रवि ये बताइए कि उस समय जब आप वहां मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था, उसके बाद भी ध्वस्तीकरण चल रहा था, उस समय नजारा क्या था, आप लोग क्या कह रहे थे और क्या प्रशासन का क्या कहना था उसमें? हम लोग तो लगातार ही वहां पे जब ये सुप्रीम कोर्ट का स्टे का ऑर्डर आ गया, उसके बाद हमने नॉर्थ एमसीडी के जो कमिश्नर वहां मौजूद थे उनसे, वहां दिल्ली पुलिस के जितने बड़े अधिकारी मौजूद थे उनसे, सबसे हम लोगों ने जाके बार बार ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर कर दिया है, इसलिए आप ये जो डिमोलिशन कर रहे हैं ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। लेकिन उन लोगों ने लगातार इस बात को एम्फेसिस दिया कि नहीं, हमारे पास रिटन ऑर्डर नहीं आया है। एकदम झूठ उन्होंने बोला कि उनके पास कोई रिटन ऑर्डर नहीं आया है और उन्होंने कहा कि इसलिए हम इस कार्रवाई को जारी रखेंगे। बेसिकली इस बात से मतलब आप समझिए कि कल जो यहाँ जहांगीरपुरी में हुआ वो एक तरीके से अगर कहा जाए तो बीजेपी और आरएसएस का जो सांप्रदायिक एजेंडा है, उस एजेंडे को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस और एमसीडी दोनों संस्थाओं ने कोर्ट के आदेश,
कानून और संविधान सबको ताक पे रख दिया कि किस तरीके से उस एजेंडे को लागू करवा दिया जाए। इस बेशर्मी के साथ उन्होंने ताक पर रख दिया। तमाम लोग ये पूछ रहे थे कि भाई अब क्यों किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और लगभग आप समझिए कि 1.5-2 घंटा उस आदेश के आने के बावजूद जो है वो ये पूरी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलती रही। और वो कार्रवाई तभी रुकी जब हम लोगों ने, सीपीएम के कुछ साथियों ने, बृंदा करात, हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर के जब बुलडोजर के सामने जाकर के खड़े हुए प्रदर्शन किया हम लोगों ने, तब जाकर के उन लोगों ने इस कार्रवाई को रोका। इस बात को मतलब आप कह ही नहीं सकते कहीं से भी कि उनको ये जानकारी नहीं थी। कहीं से भी यहाँ तक ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये जो एमसीडी के अधिकारी कह रहे हैं कि ये तो एक रूटीन कार्रवाई थी, हम तो करते रहते हैं, इंक्रोचमेंट को हम लोग हटाते रहते हैं। आप अगर आकर के देखें जहांगीरपुरी के उस सी ब्लॉक मार्केट में जहां ये इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पे बुलडोजर चलाया गया, उस तरह का इंक्रोचमेंट जहांगीरपुरी के दूसरे अन्य हिस्सों में भी है। पूरी दिल्ली में आपको इस तरह का इंक्रोचमेंट मिलेगा, बल्कि आप कहा जाए तो हिंदुस्तान के हर हिस्से में, हर बाजार में आपको इस तरह का इंक्रोचमेंट मिलेगा। लेकिन आप देखिए इसकी पूरी आप टाइमलाइन को देखिए। 19 तारीख को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता नॉर्थ एमसीडी को लेटर लिखते हैं कि यूपी और एमपी के तर्ज पे यहाँ पे जिन लोगों ने पथराव किया है, उनके अनुसार 16 अप्रैल की घटना के लिए यहाँ के मुस्लिम नागरिक जिम्मेदार हैं केवल, इसलिए उनके घरों को बुलडोज कर दिया जाए। उनके लेटर के बाद शर्मनाक तरीके से एमसीडी दिल्ली पुलिस को लेटर लिखती है कि हम जो है वो यहाँ पे जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में हम जो है वो इंक्रोचमेंट की कार्रवाई जो है, इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई करेंगे। ये कितना एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये कहीं से कोई रूटीन कार्रवाई नहीं है। और सोचिए दिल्ली पुलिस की शर्मिंदगी की क्या स्थिति है कि एक ऐसा एरिया नॉर्मली जहां पे 16 अप्रैल को इतने बड़े तनाव की एक घटना, हिंसा की एक घटना हुई थी, जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पीस को ले आना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी, वो इस आधार पे भी इनकार कर सकते थे कि भाई अभी वहां इस तरह के हालात नहीं है कि इस तरह की कार्रवाई की जाए। बेशर्मी के साथ दिल्ली पुलिस के हजारों जो है लोगों को वहां उतार करके उस इंक्रोचमेंट की कार्रवाई को जो है वो इंक्रोचमेंट हटाने की, डिमोलिशन की कार्रवाई को जो है आगे बढ़ाया गया। तो ये एकदम साफ है, ये कहीं से कोई नॉर्मल रूटीन कार्रवाई नहीं थी। ये बिल्कुल एक सोची समझी 16 अप्रैल को जो जहांगीरपुरी में हालात पैदा किए गए, उसी तर्ज पे उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी सांप्रदायिक मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इसको पूरा करने के लिए दिल्ली पुलिस ने जी हाँ विजय शंकर जी, आप जो है आईपीएस रहे हैं और सीधे प्रशासनिक कार्रवाइयों में शामिल रहे हैं इस तरह की, कई बार ऐसे मौके आए होंगे जिसमें कि जो है न्यायालय का लागू करने की बात नहीं होगी। आज हालांकि न्यायालय ने कहा है, नागेश्वर राव की पीठ है, उसने बोला है कि जो यहाँ से आदेश पारित हुआ था वो लागू नहीं किया गया, उसके बाद भी ध्वस्तीकरण का अभियान चल रहा था। इसको बहुत ही गंभीरता से लिया उसने, इस पर देखेगा क्या किया सकता है। आपसे हम जानना चाहते हैं, अगर इस तरह कोई आदेश आता है तो प्रश्न क्या करता है, उसका क्या रूप आता है, उसको क्या करना चाहिए और यहाँ क्या नहीं किया जो उसे करना चाहिए था? अमूमन अदालत का आदेश, जैसे हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है, अचानक मान लीजिए हम ध्वस्तीकरण के अभियान में लगे हुए हैं या अतिक्रमण हटाने के अभियान में लगे हुए हैं, इसी बीच कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आता है तो सीधे हमारे पास नहीं आके हमारे अधिकारियों के पास आता है। यानी जैसे कानपुर में है तो पुलिस कमिश्नर कानपुर के पास जाएगा या नगर निगम के नगर आयुक्त के पास जाएगा, इन दोनों के पास जाता है या किसी एक के पास जाता है। तो जैसे ही जाता है तो आजकल कम्युनिकेशन की सिस्टम बहुत साफ है। पहले भी जब टेलीफोन नहीं था तो वायरलेस सिस्टम था जिस पर सारे अधिकारी जुड़े रहते थे, उसी से मैसेज चला जाता था कि भाई आप जहाँ हैं वहीं से वापस लौट आइए, और तुरंत एक मीटिंग बुलाई जाती थी कि आप तुरंत काम रोक दीजिए और वापस लौट आइए, जहाँ तक जो हो चुका है वापस लौट आइए। तो वहाँ थोड़ी स्केलेटन फोर्स छोड़ दी जाती थी ताकि लोगों का आना जाना न बाधित हो, ट्रैफिक चलता रहे। और फिर जब मीटिंग होती थी तुरंत ही उसी में बता दिया जाता था कि भाई इस तरह का आदेश आ गया है और इसका अनुपालन सुनिश्चित करिए। तब तक जो टूट गया रहता है, लेकिन जो नहीं टूटा रहता उसके लिए रोक दिया जाता है और उसके बाद में फिर आगे की रणनीति तय की जाती है। ये तो बिल्कुल एक आइडियल सी स्थिति हुई, लेकिन ऐसा जैसे भी रवि राय जी ने बताया, चूंकि ये मौके पर है तो इनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा और इन्होंने बड़े तफसील से बताया। तो इन्होंने जो जैसा बताया कि 11 बजे ऑर्डर रिसीव हो गया था इकबाल साहब को, जो नगर प्रमुख वहाँ पर है, मेयर जो वहाँ पर है, तो उनको तत्काल ही ये मैसेज कर देना चाहिए था
तो भाई आप जहां हैं वहीं कार्रवाई रुक जाइए। लेकिन कार्रवाई रोकने का इरादा हो या न्यायपूर्वक कार्रवाई करने का इरादा हो तब तो आप न्यायपूर्वक आदेश मानेंगे। जब आपका इरादा ही प्रतिशोध लेने का है, आप किसी का आदेश नहीं मानेंगे और बहट आएंगे कि भाई चलिए ठीक आदेश आ रहा है उसको देखते रहेंगे। अब आती बात लिखित आदेश की। लिखित आदेश आजकल के समय में कहीं कोई नहीं जाता, हर चीजें ईमेल पे जाती हैं, व्हाट्सएप पे भी जाने लगी हैं, टेलीफोन से भी जाने लगी है। बहुत सी चीजें पुलिस में तो अभी भी 90% ऑर्डर टेलीफोन से ही आते हैं, लिखित आदेश बाद में आता रहता है। और अगर ये बहाना बना लिया जाए कि हमें लिखित आदेश मिलेगा तभी हम काम करेंगे तो पुलिस का काम मुश्किल हो जाएगा। तो इमरजेंसी के लिए टेलीफोन सेवाएं हैं, व्हाट्सएप है, वायरलेस सिस्टम है, ये कई चीजें हैं। तो उनका ये कहना गलत है कि साहब हमको तो जब लिखित मिलेगा तभी हम जाएंगे। एक्चुअली होता है जैसे उनको सूचना मिली तैसे रोक देना चाहिए था और फिर वो अपने हिसाब से कंफर्म करते कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कोई आदेश दिया था। सारी मीडिया चैनल में आ गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, उनकी वेबसाइट पर आ गया था, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, लाइव लॉ की वेबसाइट पर आ गया था। आजकल ये सब चीजें किसी के लिए ऐसी नहीं कि जिनको पढ़ा न जाए, जहां तक जाया न जाए। तो अब मेरा तो यही कहना है कि ये आइडियल स्थिति नहीं थी। और जैसा कि एक चीज और मैं बता दूं कि अतिक्रमण अभियान जब चलता है तो ये पहले चिन्हित कर लिया जाता है कि हमको किस इलाके में करना है, और उस इलाके में कभी रिलीजन और जाति के आधार पर कोई अतिक्रमण अभियान चिन्हित नहीं होता था। अब जैसे मान लीजिए मैं कानपुर में किसी महत्वपूर्ण सड़क का नाम ले लूँ कि साहब इस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है और बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो गया है, तो अब वहां हटाने के लिए हम ऐसे थोड़े जाएंगे कि साहब ये हिंदू का है तो उसको छोड़ देंगे, ये मुस्लिम का है तो इसको गिरा देंगे, ये ईसाई का है तो इसको भी हटा देंगे, तो हिंदू हिंदू का छोड़ेंगे बाकी मुस्लिम का गिराते जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होता है। एक तरीके से अभियान चलता है, इसमें कोई शिकायत भी नहीं आती है। ये जरूर शिकायत आती है कि भाई बहुत पॉश कॉलोनीज का आप नहीं तोड़ रहे हैं और गरीबों का तोड़ रहे हैं, ये शिकायतें आम रहती हैं, ये कोई अलग बात है, इस पर बात हो सकती है। ये ज्यादा खतरनाक है कि अब आप रिलीजन देख के तोड़ रहे हैं, ये ज्यादा खतरनाक है। दूसरे रवि राय जी ने एक बात कही कि राजेश गुप्ता जी का लेटर गया, वो लेटर मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा था, उस पर लिखा है दंगाइयों को गिरा दिया जाए। ये दंगाई तय करने वाले वो कौन होते हैं? दंगाई तय करने वाले तो पुलिस होगी जो पहले तय करेगी कौन दंगाई है, जिसके खिलाफ मुकदमा कायम है। और अब पता चल रहा है कि आप मुसलमान का गिराने गए थे, उस प्रतिशोध में गए थे, और उस प्रतिशोध में एक किसी झा जी की गुमटी गिर गई है, किसी गुप्ता जी की गिर गई है। और अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले एनडीटीवी का, उसमें ये खबर थी कि जो दुकान एमसीडी ने अलॉट की थी उसी दुकान का अवैध मान के गिरा दिया है। तो जाहिर है कि जी जाहिर है कि कोई होमवर्क नहीं किया गया था, और होमवर्क किया जाता तो ये सब शिकायतें नहीं होती। लेकिन इरादा गिराने का नहीं है कि अतिक्रमण साफ किया जाए, बहाने के लिए कुछ भी बना दिया जाए। इरादा यही है अपने लोगों को एक मानसिक खुराक, जिसको कि आप जहर की खुराक कह सकते हैं, अफीम चटाना कह सकते हैं कि भाई देखो हम तुम्हारे एजेंडे पे चल रहे हैं, हम एंटी मुस्लिम हैं। अंत में जाकर इसकी स्थिति बहुत ही खराब होगी। और ये खराब ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके लिए होगी जो कि शुक्र वीडियो में आस्था रखते हैं। उस पर बातचीत करने के लिए आएंगे फिर। हाँ कमल भाई, आपने पूरी जो है देखिए अलग अलग पक्षों को सुना, और उसमें एक बात निकल करके आ रही है कि जो एमसीडी है उसको 11 बजे ही आदेश मिल गया था, उसके बाद भी वहां ध्वस्तीकरण का अभियान चल रहा था, और इस मामले का संज्ञान अपने तरीके से कोर्ट भी लिया है और कहा कि इस पर वो गंभीरता से विचार करेगा और देखेगा कैसे कहाँ चूक हुई है। अगर आपसे पूछें कि ये क्या होना चाहिए, मतलब ये कानून का राज कहा जाएगा, अगर नहीं है तो जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और ओवरऑल कुछ पूरे मसले को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कामरेड बृंदा करात और कामरेड रवि राय को बधाई दूंगा कि उन्होंने बुलडोजर का घमंड तोड़ दिया दिल्ली में, और जो ये भाजपा की विजय यात्रा के साथ उसका अश्वमेध का घोड़ा निकला था उत्तर प्रदेश से, उसकी लगाम इन्होंने दिल्ली में पकड़ ली। मुझको फिराक साहब की 2 लाइनें याद आती हैं जो वियतनाम में अमेरिका की शर्मनाक पराजय के बाद उन्होंने लिखा था कि एक दस्त नातवान ने कलाई मरोड़ दी। 2 लोगों ने इस सत्ता की कलाई मरोड़ दी, हमने अपने आंखों से देखा। लेकिन हम आपको एक घटना का जिक्र करना चाहते हैं कि कैसे यह रूल ऑफ लॉ को
न मानना इनकी 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 नियति है और इनका निर्णय है। आपको याद होगा जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, बॉम्बे अटैक जिसको कहते हैं, उसमें कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। कसाब का ट्रायल चल रहा था, कसाब की तरफ से कोई वकील खड़ा होने नहीं दे रहे थे भाजपा और संसद शिवसेना के लोग, और हाईकोर्ट कह रही थी कि जब तक इनको बचाव का मौका नहीं मिलेगा, जब तक इनकी नहीं सुनी जाएगी, तब तक हम ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यह हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कोई कितना भी गलत किया हो लेकिन उसको बचाव का मौका मिलना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आप लोग वही कर रहे हैं जो यह आतंकी चाहता है। यह आतंकी चाहता है कि इसको वकील न मिले, इसको सफाई का मौका न मिले, इसको सजा हो जाए, ताकि ये सारी दुनिया को ये कह सके कि भारत में कानून का राज नहीं है, और बिना सुनवाई के हमको फांसी दी गई। आज भाजपा ने साबित कर दिया, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात की सरकार ने साबित कर दिया कि ये कानून के राज को नहीं मानते हैं, और जहां इनको राजनीतिक एजेंडा बढ़ाना होता है वहां सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते हैं। महेंद्र भाई याद करिए 6 दिसंबर 1992 सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था यथास्थिति बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं, इन्होंने एफिडेविट दिया था, कहा उसको ढांचा कहा था मस्जिद को कि उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई करेंगे, और खुलेआम उस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। उसी तरह से जिस तरह से उसी का एक दूसरा चरण इन्होंने यहाँ पर किया कि पूरे जहां गिरपुर में गरीबों की सारी बस्तियों को ध्वस्त कर दिया। दुष्यंत दवे ने सवाल उठाया कि सैनिक फार्म में, गोल्फ लिंक में हर दूसरा मकान जो अरबपतियों, खरबपतियों, करोड़पतियों के हैं वो इलीगल है, उसकी तरफ बुलडोजर क्यों नहीं जाता? और आप देखें खगरौन में क्या किया विजय शंकर सिंह जी सर जिसको कह रहे थे, 98% ध्वस्तीकरण जो हुआ एक खास धर्म के लोगों के दुकानों का और मकानों का हुआ। 98% इन्होंने आइडेंटिफाई करके, ये दंगों में भी यही करते हैं, घरों में निशान लगाते हैं कि हिंदू का घर है, यह मुसलमान का घर है। तो और कानून क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में जैसे अर्बन डेवलपमेंट एक्ट है 1973 का, दिल्ली में दिल्ली म्युनिसिपैलिटीज एक्ट है, वो सिर्फ ये नहीं कहता है कि आपके घर में आपने नक्शे से अलग कुछ बना दिया वो अवैध है, बल्कि ये कहता है कि अगर आप सार्वजनिक स्तर पर कब्जा किए हैं, अगर आप सड़क पर कोई निर्माण कर चुके हैं, तो भी आपको नोटिस दी जाएगी, आपको अवसर दिया जाएगा, उसके बाद लिखित रूप से घोषित किया जाएगा, तब कोई कार्रवाई होगी। दिल्ली में जिस तरह से आपको तुर्कमान गेट याद होगा, उससे भी भयानक हादसा इन्होंने जहांगीरपुरी में कर दिया। तो ये लोग संविधान में नहीं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले, हम लोग पेरियार फुले को मानने वाले हैं, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं, ये सावरकर को मानने वाले हैं, ये हेडगवार को मानने वाले हैं, जिनके किताब में लिखा है कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, अंग्रेजों से इस देश को खतरा नहीं है, इस देश को खतरा 3 चीजों से है, एक मुसलमान, दूसरा ईसाई, तीसरे कम्युनिस्ट। तो ये निशाने पर इन अल्पसंख्यक को, वामपंथी शक्तियों को और ईसाइयों को लिए हुए हैं, और यही इनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। बिल्कुल, मैं यही आना चाह रहा था जहां आपने पहुंचाया है, क्योंकि इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, पिछले दिनों आप देखिएगा कि दंगे के नाम पर, वो दंगा नहीं होता था बल्कि एक तरफा हमला होता था। दिल्ली में जो चेहरा सामने आया था, और उसमें जो पीड़ित थे, मतलब आप एक तरफ हमला कर रहे हैं, सब लोगों को मार रहे हैं, और उसके बाद जो पीड़ित है उन्हीं को जेल में बंद कर दे रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं। उसी का दूसरा चरण अब इस रूप में देखा जा रहा है कि विभिन्न जो हिंदू के जो त्योहार हैं, धार्मिक मौके हैं, उसमें शोभा यात्राएं निकल रही हैं, और यात्राएं बजाय जो है मंदिरों और अपने रास्ते जाने के मस्जिदों और माइनॉरिटी इलाकों में जा रही हैं, और वहां हमले कर रही हैं, भगवा फहरा रही हैं जो है मस्जिदों पर, और उसके बाद हमले कर रही हैं, उन्हीं पीड़ितों, फिर उन्हीं के मकान गिराए जा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, उन्हीं के खिलाफ उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा है। ये जो मोडस ऑपरेंडी है, और इसमें देखा यह जा रहा है कि सत्ता उनके साथ है, और न्यायपालिका भी उस रूप में खुल करके अभी पहली बार सामने आया। तांडव पिछले जो 1 हफ्ते चल रहा है, किसी ने बोला नहीं, और व्यवस्था तो पूरी यही है, प्रधानमंत्री मौन है। तो जब सारे लोग जो है इस तरह से खड़े हैं एक पक्ष में, और जनता के पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है, तो ये रास्ता क्या, कैसे रुकेगा? आज चलिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, एक मामला हो गया, कल दूसरा आएगा, उसमें कोई खड़ा नहीं होगा, रोका कैसे जा सकता है? इसको कैसे चेक किया जाए? क्या रास्ता हो सकता है?
शुरुआत रविंद्र गढ़िया जी आपसे करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अब देखिए, ये चर्चा के लिए जो शीर्षक आपने लिया है, कानून के राज पर भारी बुलडोजर, तो हिंदुस्तान में हम लोगों का एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि हम एक लोकतंत्र हो गए, और लोकतंत्र होने के साथ साथ हमने कहा कि हमने एक अपना एक संविधान बनाने में सफल हुए, और एक कानून का राज, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, उसके तहत हमारी व्यवस्था चलती है। ये कुछ चीजें थी जो हमारे लिए बड़ी उपलब्धियां थी, और इन उपलब्धियों को मजबूत करना और जमीन तक ले जाना जो है, ये हमारे संवैधानिक लोकतंत्र का लक्ष्य था। अब कानून के राज देखें तो कानून का राज ऐतिहासिक रूप से, या जब से पुराने अरिस्टोटल के जमाने से जब से ये कंसेप्ट की बात हुई है, ऐसा कानून का राज कहना पड़ा, तो शुरुआती दौर में इसे कहा गया कि किसी एक आदमी की मर्जी नहीं, बल्कि जो सारे लोगों ने मिलकर नियम कायदे तय किए हैं उनके हिसाब से चले। बाद में भी और इसमें बातें जुड़ती रही कि ये किसी का मन मर्जी नहीं चलेगा, आर्बिट्ररीनेस नहीं होगा, और सारे लोग इसके सामने बराबर ट्रीट किए जाएंगे, और जो आपके सेट ऑफ रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके हिसाब से सारा चलेगा। तो अब कानून, अगर रूल ऑफ लॉ हम माने कि हिंदुस्तान में है, तो कायदे से होना ये चाहिए था कि ये सारी व्यवस्था, या आप कहें कि अनऑथराइज ऑक्यूपेशन, इंक्रोचमेंट, इसको जो हटाने का सारा काम होना चाहिए था, वो लगातार सुचारू रूप से रूल ऑफ लॉ अगर होता तो उसके मुताबिक चलता रहता, और उसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि केंद्र में किसकी सरकार है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, पार्टी कौन है। तो ऐसे अगर ये सारा निजाम चल रहा होता तो हम कहते कि ये रूल ऑफ लॉ के मुताबिक निजाम चल रहा है। अब रूल ऑफ लॉ का मामला नहीं है, ये लोग जो किसी तरह से, जो जिस भी तरह से, या एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज के चलते गवर्नमेंट में काबिज हो गए हैं, एमसीडी चला रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं, आज ये रूल ऑफ लॉ के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज कोई भी आदमी इस देश में जो भाजपा संघ के समर्थक हैं, उनसे आप पूछेंगे कि भाई अगर मोदी जी नहीं होते और आदेश गुप्ता नहीं होते और एमसीडी में आपकी गवर्नमेंट नहीं होती तो क्या ये होता, वो कहेंगे कि ये नहीं होता। और जो लोग बीजेपी और संघ के खिलाफ हैं, उनसे भी आप पूछेंगे कि भाई अगर ये लोग यहाँ पर नहीं होते तो क्या ये सब होता, तो वो भी कहेंगे कि नहीं होता। माने सारे लोग इस बात पे एकमत हैं कि कानून वही है, एमसीडी एक्ट वही है, संविधान वही है, लेकिन जो इसे चलाने वाले हैं ये कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब जो लोग हैं, उनकी वजह से ये बुलडोजर जहांगीरपुरी में है। तो ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है जिस पर सारा देश एकमत है। बीजेपी के लोग भी आज यही दावा कर रहे हैं कि देखिए अगर हम नहीं होते तो जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं जाता, इन लोगों को सबक सिखाने का काम नहीं होता। तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं हो रहा है, ये मतलब कानून के राज जैसी कोई बात नहीं हो रही है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग सत्ता पर काबिज हैं फॉर्मली, अपने आप को मतलब एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के जरिए अपने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाने का दावा कर रहे हैं, लोकतांत्रिक सरकार संविधान के अनुरूप, वो लोग अपने इस फॉर्मल सिचुएशन का पूरा इस्तेमाल डेमोक्रेटिक सेटअप को और हमारे जो है संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक काम करने के तरीकों को, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाने के लिए कर रहे हैं। अब वो इन सारी संस्थाओं पर जो फॉर्मली काबिज हैं, अपने काबिज होने के फैक्ट का और जो भी उनको अथॉरिटी उन पदों पर काबिज होने की वजह से मिली है, उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। और उस प्रक्रिया में जो कानून है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो संवैधानिक नियम कायदे हैं, जो रूल ऑफ लॉ है, उसको वो नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये बात एकदम स्पष्ट है। अब ये बात स्पष्ट हो जाने से चुनौती और बड़ी हो जाती है कि जब ये इतना स्पष्ट है कि आज की तारीख में ये मामला एमसीडी एक्ट का नहीं है, ये मामला पब्लिक लैंड पे इंक्रोचमेंट का नहीं है, ये मामला जो पार्टी इन गवर्नमेंट है उसके एजेंडे का है। तो ये इतना स्पष्ट हो जाने के बाद चुनौती और बड़ी हो जाती है कि जब पूरे देश में जो सरकार के पक्ष के लोग हैं और जो विपक्ष के लोग हैं, सब में एक राय ये बन गई है कि जो हो रहा है वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं हो रहा है, उनके एजेंडे के हिसाब से हो रहा है। और ये इतना स्पष्ट हो जाने के बावजूद भी इस पर हम
मतलब इस पर कोई चेक या इसको कोई चुनौती ऐसी स्पष्ट सामने नहीं आ रही है। सारे लोग ये देख पा रहे हैं, हम ये लोग ये देख पा रहे हैं, और न्यायिक संस्थाएं इस तरह की स्पष्टता के साथ उसे देखने के लिए अभी धीरे धीरे प्रक्रिया के तहत कदम बढ़ा रही है। मतलब चिंता की बात मेरे लिए कहें तो मैं कहूँ कि मुझे जब इतना स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं कोई दो राय नहीं, न सत्ता संस्थान में, न सत्ता संस्थान का विरोध करने वाला, सिर्फ ये जुडिशियरी कहाँ पर, मतलब जो न्यायिक समझ है और जो जुडिशियल डिस्कोर्स है, ये कहाँ पर आकर के उसको किस स्थिति में आ गया है कि उसे पहले ही कदम से ये स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ने में या ये एक्नॉलेज करने में दिक्कत महसूस हो रही है कि क्योंकि जुडिशरी जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करे, कानून संवैधानिक संस्थाओं के फंक्शनिंग जो है कायदों संविधान के हिसाब से जुडिशरी की जिम्मेदारी, और ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। ये सारे लोगों को स्पष्ट कर रहा हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो न्यायिक संस्था है, यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इतनी स्पष्टता से इसे स्वीकार करने और इतनी स्पष्टता से ये संदेश देने में, मतलब देने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हमारा चल रहा है। विजय शंकर जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए थोड़ा। देखिए यहाँ जो विजय शंकर जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, देखिए यहाँ जो आदेश आया है और जिस तरह की स्थितियां दिख रही, तो इसमें बात तय है कि कोई स्थानीय स्तर का जो अफसर है वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकेगा कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करे। तो कहीं कहीं लगता है कि ऊपर से उसको इशारा किया गया या निर्देश दिया गया जिस पर वो काम कर रहा था, और परोक्ष तौर पर या खुले तौर पर भी अगर कहें तो गृह मंत्रालय लगता है सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व, और उसी के आदेश पर सारी चीजें चल रही थी क्योंकि पुलिस उसी के तहत आती है। तो अगर आप कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी शक्तियां इस तरह से अराजकता के पक्ष में खड़ी हैं, कानून के शासन को जो है खत्म करना चाहती हैं, तो किस तरफ जा रहा है देश, क्या रास्ता बन रहा है? अभी जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब ने बहुत सही बात कही कि अब एक ऐसी स्थिति बन गई है कि रूल ऑफ लॉ लगभग पीछे चला गया है या पीछे जा रहा है। आप देखिएगा, एक सामान्य धारणा ये लोगों में बनती जा रही है कि मोदी और शाह, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मैं भाजपा पार्टी का पूरा नहीं कहूंगा, मैं इन्हीं दो का नाम लूंगा, मोदी और शाह अजेय हैं और ये जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे में सुप्रीम कोर्ट भी है, हम आप भी हैं और सरकारी अफसर तो ही है। यानी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, और जिस तरह से एक एक करके इंस्टीट्यूशंस ध्वस्त हो रहे हैं या अप्रासंगिक किए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो भी गए हैं, बहुत कुछ अपनी दमदारी से रुके भी हुए हैं, वो अलग बात है, क्योंकि इतनी लंबी लोकतांत्रिक परंपरा को अचानक खत्म करना 7-8 साल में संभव नहीं है, खासकर भारत जैसी विविधतावादी देश में जहाँ पर कि बहुलतावाद एक कल्चर में शामिल है। तो इस तरह से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ जहांगीरपुरी के छोटे अफसर की ये कुवत नहीं है कि वो जाके सारे मकान गिरा दे और अपने हिसाब ये करने लगे। जाहिर है कि आदेश गुप्ता ने चिट्ठी लिखी होगी और जब इकबाल सिंह ने उसको किया होगा, क्योंकि मामला दिल्ली का है, अगर ये मामला दिल्ली के बजाय लखनऊ का होता या किसी गुजरात का होता, कहीं और का होता, तो माना जा सकता था कि गृह मंत्रालय का सीधे दखल नहीं, तो कहीं ना कहीं सहमति रही होगी और ये भी रहा होगा कि कोई बात होगी तो हमें बचा लिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं यही जोड़ना चाहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का रवैया जिस तरह से आज दिखा है, अब कमल भाई साहब बेहतर बता पाएंगे और वकील साहब बेहतर बता पाएंगे कि वो कितना इस मामले में आगे जा सकती है, इसका अंदाजा मुझे नहीं है। लेकिन अगर उसने कभी इसमें आगे जांच बिठाई तो निश्चित रूप से जो फंसेगा छोटा अफसर ही। व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ चाहे कितना भी कोई बात होती है तो पुलिस में थानाध्यक्ष फंसता है, इंस्पेक्टर इंचार्ज फंसता है या सीओ साहब फंसते हैं, उसके ऊपर के अधिकारियों पर नहीं, क्योंकि वो मौके पर नहीं रहते। ये बात अलग है कि उन सबकी सहमति रहे, सब कुछ रहे, बात अलग है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है। दूसरी बात की बहुत साफ सी बात है कि एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का और या संघ का बिल्कुल एजेंडा स्पष्ट है, इस पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो आज से नहीं है, जब से इनका गठन हुआ है तब से एजेंडा है। बस अंतर ये था कि जब इनके पास पावर नहीं था, सत्ता में नहीं थे, तो जो मुखौटा था वो बना रहा। अब सत्ता में आ गए हैं और काफी अच्छे खासे बहुमत से आ गए हैं, इसलिए जो मुखौटा उतर चुका है
लेकिन एक चीज हमें जरूर ये भी हम कहेंगे कि जब सामान्य सोशल मीडिया के अलावा जब गांव घर में या गांव पे शहर भर में जब बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों की बातचीत से ये नहीं लगता कि वो लोग भी इसी नशे की गिरफ्त में है। एक चीज और मुझे हैरान करती है कि जो एजेड लोग हैं, हमारे जो युवा, हमारे हमारे युवा कह रहे हो, हमारे वर्ग के जो लोग हैं ओवर 60, 70 या 80 या जो सीनियर सिटीजन वर्ग के लोग हैं, ये ज्यादा इस नशे में है कि हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, क्योंकि जब उनसे पूछे कि हिंदू राष्ट्र में होगा क्या, तो उन्हें कुछ पता नहीं। दूसरी चीज, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आज तलवार भाला लेकर जो जुलूस निकाल रहे हैं और जिसके पीछे भाजपा आज खड़ी है, आप कल्पना कीजिए युवकों का यही गिरोह, यही समूह जिस दिन यही तलवार भाला लेके बेरोजगारी के मुद्दे पे खड़ा हो जाए, महंगाई के मुद्दे पे खड़ा हो जाए, नौकरियां मांगने के लिए जंतर मंतर से निकल के केंद्रीय सचिवालय की तरफ मूव कर जाए, ये नक्सलाइट कहे जाएंगे, ये अराजकता कहे जाएंगे, इनका दमन इनके खिलाफ हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम पीछे हट जाएगा। तो सीधी सी बात है कि इस समय जो मुख्य समस्या है महंगाई, मुख्य समस्या है बेरोजगारी, मुख्य समस्या है जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बन रही हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, उसमें भारत की स्थिति, उससे निपटने की कोई भी योजना इस सरकार के पास नहीं है। और जब मुझसे कोई कहता है कि क्या सरकार इस आर्थिक दुर्वस्था की जानकारी नहीं है, जानकारी होगी, लेकिन इन्हें इसका इलाज नहीं मालूम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने कभी आर्थिक मुद्दों पर कोई काम ही नहीं किया, उन्होंने सोचा ही नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, मैं आपके यहाँ लेख लिखता रहता हूँ, मैंने कई बार कोशिश की कि संघ का मुझे कहीं कोई ये लिटरेचर मिले कि इनकी आर्थिक नीति क्या है। बहुत ढूंढने पर मुझे स्वदेशी मिला, लेकिन अब आज स्वदेशी कहाँ पर है और आज मल्टीनेशनल क्रोनी कैपिटलिज्म कहाँ पर, इसको आप देख लीजिए। तो जाहिर है कि इनकी ये पढ़ाई ही नहीं है। तो जो ये पढ़े हैं और जो इनका इरादा है वो कर रहे हैं, इसलिए हमें इनसे सतर्क रहना चाहिए और हमें अपनी बात पर, हमें अपने एजेंडे पर अडिग रहना चाहिए, आना चाहिए। हम आखिरी दौर में हैं। कमल भाई, अगर आपसे पूछें कि कानून का राज स्थापित करने की जो एजेंसियां हैं वही कानून बिगाड़ने और अराजकता फैलाने में अगर लग जाए तो फिर रास्ता क्या बचता है? कौन लोग आएंगे संभालेंगे, कौन लोग आएंगे संविधान बचाएंगे, कौन लोग आएंगे व्यवस्था स्थापित करेंगे? वो क्या है, मतलब एजेंसी कौन है, कौन लोग हैं, कैसे आप चिन्हित करेंगे उनको? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ, अब इस देश में अदालत समेत देश की रक्षक संस्थाओं पर भरोसा करना बड़े जोखिम का काम है। लेकिन मैं एक चीज जो दिल्ली के इस जहांगीरपुरी की घटना से निकल के आया है उस पर अपनी बात रखना चाहता हूं कि इन अवैध कॉलोनियों का कानूनी हक क्या होगा। आपको याद होगा, सबको याद होगा कि एक ओल्गा टेलिस का केस हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें कि बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी ने इन लोगों को बॉम्बे शहर में जो अवैध ढंग से रहे थे उनको निकालने की बात कही। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ समाजशास्त्रियों के जरिए इनकी परिस्थितियों की जांच की थी कि महानगरों में गांवों से, छोटे कस्बों से कौन लोग आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। तो पाया कि जो गांव में गरीबी है, जो रोजगार का अभाव है, जो श्रम की कम कीमत है, जो जाति उत्पीड़न है, उसके चलते शहरों में लोग जा रहे हैं और ये नालों के किनारे बस्तियों में इस तरह से बन रहे हैं। तो ओल्गा टेलिस में पहली बार ये कहा गया कि जीवन और आजीविका भारत के संविधान में अविच्छिन्न है। एक प्रस्ताव था कि इनको पुणे में बसाया जाए और इनको जो है थाने में बसाया जाए दूर। तो कोर्ट ने कहा कि ये जहां रहते हैं वहीं पर इनको काम मिलता है। यहाँ इनकी झुग्गी झोपड़ियों के सामने जो अट्टालिकाएं हैं उसी में कोई कार धो रहा है, कोई बर्तन पोछा कर रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई अखबार पहुंच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। इनको थाने और पुणे के बाहर ले जाकर इनका ये नहीं सरवाइव कर सकते हैं। और ये प्रस्ताव दिया कि इन अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करिए। तो दिल्ली में इस समय करीब 731 चिन्हित हैं अवैध कॉलोनियां जो एमसीडी के रूल के अंदर अवैध है। तो सबसे पहली जरूरत है कि उन अवैध कही जाने वाली कॉलोनियों को एक आप लीगल स्टेटस दीजिए, उनको रेगुलराइज करिए। वहां बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, सारी सुविधाओं को उनसे लैस करिए और उनको उनमें सामान्य जो है नागरिक सुविधाएं उनको मुहैया कराइए। इसके अलावा जैसे इलाहाबाद में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे पिटीशन किया, क्योंकि हम लोगों के साथ श्री अनुग्रह नारायण सिंह आगे आगे इस लड़ाई में रहते थे। तो
तो यहाँ कुंभ क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में, रेलवे के किनारे, म्यूनिसिपैलिटी के नालों के ऊपर हजारों लोग बसे हुए हैं। न सिर्फ मजदूर बसे हुए हैं बल्कि कुष्ठ रोगी बसे हुए हैं, साधु संत बसे हुए हैं, मंदिर के किनारे फूल पत्ती बेचने, इनको मिलिट्री वाले, कभी कभी कैंटोनमेंट बोर्ड वाले, कभी नगर निगम के लोग हटाने का अभियान चलाते। हम लोगों ने कई ऐसे रिटेक किया है और करीब करीब सब में यह कह के स्टे हुआ कि इनको हटाने के पहले इनके बसाने की नीति आप बतलाइए। हिंदुस्तान में राजीव गांधी आवास योजना, अटल बिहारी आवास योजना, कौन जो इनके दीनदयाल आवास योजना, ये तमाम गरीबों की आवास योजनाएं हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि डिमोलिश करें, इनको हटाएं, उसके पहले इनके रिहेबिलिटेशन का कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है उस पर। सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कनॉट प्लेस के स्क्वाटर्स के केस में कहा कि इनको आप सड़क से नहीं हटा सकते, इनकी जीविका है, इनको काम करने दीजिए। जो लोग रहते हैं उनके पुनर्वास किए बगैर उनको आप नहीं हटा सकते हैं। तो आज ये कॉमरेड रवि राय है, ये लोग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या वृंदा जी हैं और पार्टी के लोग हैं, इन लोगों को चाहिए कि ये जो आवास का अधिकार है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने और यूनाइटेड नेशन की विभिन्न संस्थाओं ने और सुप्रीम कोर्ट के तमाम नजीरों ने कहा कि राइट ऑफ रेजिडेंस इज ए फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट। तो इस व्यवस्था से टकराना चाहिए। इस सवाल पर हम लोगों को बहैसियत वकील, मुझको बहैसियत पूर्व अधिकारी और एक सचेत नागरिक विजय शंकर सर को और हमारे बाकी साथियों को कि ये जो मूलाधिकार के रूप में चिन्हित किया गया है, इसके सच को जमीन पर उतारा जाए। बिल्कुल। अब आखिरी वक्ता, अब इसको हम समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आखिरी वक्ता के तौर पर इसको कहिए तो आप खत्म कर सकते हैं। रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पिछले जो है एक हफ्ते से तो चल रहा था खारगोन और गुजरात और कहाँ कहाँ, उसके पहले पूरा यूपी में बुलडोजर अभियान चलाया गया तो कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन पहली बार दिल्ली में आकर किसी ने कलाई पकड़ी है, बुलडोजर के सामने कोई खड़ा हुआ है, एक नया मॉडल, एक नया रास्ता दिखाया है। और क्या उम्मीद की जाए, ये रास्ता आगे बढ़ेगा और भी लोग इस तरह से संगठित होंगे, दूसरी पार्टियां, दूसरे संगठन, जो भी पीड़ित पक्ष है वो गोलबंद होंगे, ये मामला आगे बढ़ेगा? किस रूप में देखा जाए इस पहल? देखिए, इस घटना से थोड़ा भी अगर पॉजिटिवली इस चीज को अगर देखा जाए तो ये दिखाई देता है कि अगर हम इस तरह के मामलों में प्रतिरोध करने के लिए आगे आए तो शायद थोड़ा फर्क पड़ सकता है। आप जो पहले एक बात लोगों से पूछ रहे थे, मैं उसी बात को इससे जोड़ूंगा। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो आज हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां जो बीजेपी के साथ नहीं है, जो बीजेपी के खिलाफ है, इस पूरे अभियान को नहीं मानती, उन पार्टियों से मेरी एक तो अपील है कि सांप्रदायिकता जैसे सवालों पर थोड़ा उनको अपनी समझ को और अपनी पहल को ज्यादा ईमानदारी के साथ सामने लाना चाहिए। अभी दिल्ली की घटना में आप देख लिए आम आदमी पार्टी की स्थिति हो क्या रहा है कि तमाम और प्रश्नों पर ये तमाम विपक्षी पार्टियां, लेफ्ट को छोड़ करके मेरा मानना है, लेफ्ट के अलावा जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम पार्टियां अन्य प्रश्नों पर तो बीजेपी के खिलाफ वोकल होकर के तमाम तरीके से पोजीशंस लेती हैं, लेकिन जहां मुस्लिम हिंसा का सवाल आ जाए, जहां सांप्रदायिकता का सवाल आ जाए, वो या तो वो चुप हो जाती हैं या तो उस पर बोलने से बचती हैं। पहल लेना तो बहुत दूर की बात है, या कई बार ऐसा होता है वो जाकर के बीजेपी के नैरेटिव में ही खेलने लगती हैं, जो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर रही है। इस पूरे मसले पर जो है वो आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी और क्या क्या जो है वो बेकार की चीजों को, उस पूरे बहस को एंगल दे रहे हैं। तो पहली बात तो मुझे मानना है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो है वो सांप्रदायिकता जैसे सवालों पर जो है वो एक ज्यादा स्पष्ट समझ, ज्यादा ईमानदार पहल लेनी चाहिए, क्योंकि ये बात एकदम, अब देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आखिरी बात कहूं तो ये समझने की बात है, सामने एक ऐसी ताकत है, सामने एक ऐसा मतलब संगठित गिरोह है जो कि समझिए एक तूफान की तरह है या बुलडोजर की तरह उसको मान लीजिए, जो आज नहीं तो कल एक एक करके सबको ध्वस्त कर देगा। इसलिए मेरा मानना है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इसके खिलाफ हैं, तमाम सामाजिक आंदोलन जो इसके खिलाफ हैं, तमाम अस्मिताई आंदोलन जो इसके खिलाफ हैं, तमाम व्यक्ति अपने स्तर पर जो इसके खिलाफ हैं, अपने अपने मतांतर हमारे हो सकते हैं, अपनी बहसें हम लोगों की हो सकती हैं, लेकिन एक ब्रॉडर यूनिटी अब बनाने का समय आ गया है इस तरह की सत्ता के सामने, इस तरह की जो है वो लोक ताकत के सामने। ये अगर एक ब्रॉडर यूनिटी बने
और बच करके नहीं बल्कि इन प्रश्नों पर भी जो लगता है कि पता नहीं हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जो दिल्ली में दिखाई दिया, और दिल्ली में पहली बार नहीं, ये जो नॉर्थ ईस्ट के दंगे हुए थे पिछले सालों में, उसमें भी यही बात समझ में आई। तो ये थोड़ा दूर करें वो अपनी हिचकिचाहट और सांप्रदायिकता और तमाम प्रश्नों पर एक खुल करके स्पष्ट समझ के साथ पहल लें, सड़कों पर उतरें, लोगों के बीच में जाएं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के पक्ष में बोल देने से सारे वोट उनसे दूर चले जाएंगे, इस समझ में रहेंगे तो वैसे भी चले जाएंगे, वही हो रहा है। और मेरा मानना है कि व्यापक एकता बने तमाम राजनीतिक पार्टियों की, सामाजिक आंदोलनों की, तमाम बौद्धिक तबके के लोगों की, अस्मिताई आंदोलनों की, अपनी बहसों, अपनी तमाम असहमतियों के बावजूद एक यूनिटी का एक धागा हम बनाएं इस निजाम के खिलाफ, वरना ये निजाम ऐसा है जो सबको एक एक करके ध्वस्त कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमको लगता है इस हमारी बातचीत का संदेश भी है। एक जो है इस निजाम के खिलाफ जो साझा दुश्मन है, और अगर अलग थलग रहे तो सबको बारी बारी से मारेगा, लिहाजा सबको एक हो जाने की जरूरत है और एक ऐसे बड़ी ताकत बनाने की जरूरत है जिससे उसको परास्त किया जा सके। तो एक बड़ा संदेश है और इसी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप लोग इस चर्चा में भाग ले, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे फिर किसी विषय पर हम लोग कोई बातचीत रखेंगे तो उसमें आमंत्रित करेंगे। एक बार फिर आप लोगों को जनचौक की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस कार्यक्रम को